आज शुरू करते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर। ये फर्स्ट पेपर है। इसमें फर्स्ट पेपर में ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर चल रहा है, शुरू शुरू करते हैं आज से। इसमें थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ में कुछ थ्योरी दी गई हैं, जैसे कि स्पेशल क्रिएशन, पैनस्पर्मिया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस पर स्पेशल क्रिएशन में भगवान द्वारा, गॉड द्वारा लाइफ की उत्पत्ति करी गई है। जीव मनुष्य को, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को और पूरी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति गॉड के द्वारा की गई है। पेनस्पर्मिया में ये बताया गया है कि इस थ्योरी में कि बाहर से, आउट ऑफ स्पेस, मतलब पृथ्वी के बाहर से किसी स्पेस में से स्पोर्ट्स, लाइफ के कुछ स्पोर्ट जीवन को लेकर आए हैं, और जिन्हें हम पेनस्पर्मिया कहते हैं, जीवन को लेकर आए हैं। और यहाँ पर उसी स्पोर या पेनस्पर्मिया से ही जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में जो रोटिंग मैटर है या डिकेइंग मैटर है, उससे लाइफ की उत्पत्ति हुई है। जनरेशन लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो नॉन बायोजेनेटिक मैटर से हुई है, जो बायोजेनेटिक नहीं है, जैसे कि नील नदी के कीचड़, बरसात का पानी से मेंढक का बनना, और सड़े गले पदार्थ या डंक से मक्खियों का बनना, इस तरह से की गई है। दूसरी आती है पेनस्पर्मिया कॉस्मोजोइक इंटर, जिसे हम कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं, इंटरप्लेनेटरी थ्योरी भी कहते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी जो खोज करी थी, मतलब इसके बारे में जो प्रपोज किया था इस थ्योरी को, वह रिटचर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। और सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है आर्हिनियस ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। इसके अनुसार लाइफ हैव माइग्रेटेड टू अर्थ फ्रॉम अदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट से लाइफ यहाँ पर आई है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिसाइजर, इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसाइजर भी हैं जो इसको मानते नहीं हैं, इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार स्पोर ऑफ लाइफ के जो स्पोर्स हैं या पेनस्पर्मिया हैं, वो आउटर एटमॉस्फेयर में जीवित नहीं रह सकती। लाइफ जो है बाहर सर्वाइव नहीं कर सकती, आउटर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आउटर स्पेस में जो है, पृथ्वी के बाहर आउटर एटमॉस्फेयर पर एक्सट्रीम ड्राइनेस है, वहाँ पानी नहीं है, एक्सट्रीम ड्राइनेस है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो इनको नष्ट कर सकती है। और हाई टेम्परेचर होने के कारण, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेज और ड्राइनेस, एक्सट्रीम ड्राइनेस के कारण लाइफ की संभावना नगण्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसलिए कुछ क्रिटिसाइजर्स इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई। पेनस्पर्मिया की थ्योरी या कॉस्मोजोइक थ्योरी या इंटरप्लेनेटरी थ्योरी फेल कर दी गई, नहीं हुई। इसके बाद फिर अगली थ्योरी आई जिसका नाम था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को दूसरा नाम ऑटोजेनेसिस भी है और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। ऑटोजेनेसिस का मतलब होता है कि अपने आप खुद ब खुद किसी चीज़ का बनना, उत्पत्ति होना ऑटोजेनेसिस कहलाती है। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है वो एबायोटिक मैटर से हुई है। इसको मानने वाले एरिस्टोटल हैं, वॉन हेलमोंट भी हैं। इसमें बताया गया कि लाइफ एराइसिस स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ नॉन लिविंग मैटर से स्पॉन्टेनियसली लाइफ को बनी है। जैसे कि डंक से हाउसफ्लाई बनी है, रेन वाटर से फ्रॉग बने हैं, और नील नदी के रिवर की कीचड़ से क्रोकोडाइल, सांप बिच्छू बने हैं। वॉल हेलमोंट ने बताया, अपने प्रयोग करके बताया कि वीट में 21 दिन तक डर्टी, पसीने से भीगी हुई शर्ट को रख दिया जाए तो 21 दिन बाद चूहों की उत्पत्ति हो जाती है। अगर किसी कमरे में गेहूँ रख दिए जाएँ और उसमें पसीने से भीगी हुई शर्ट को उसके अंदर रख दिया जाए और उसको बंद कर दिया जाए, 21 दिन बाद आप देखेंगे तो उसमें चूहों की उत्पत्ति होती है। ये बात इन्होंने वॉल हेलमोंट ने बताई। ठीक है, तो इस थ्योरी को
डिस्कार्ड कर दिया गया, और इसके डिस्कार्ड करने के बाद इसका एविडेंस जो दिया गया है, इसके खिलाफ जो एविडेंस दिए गए हैं वो उन्होंने उसमें देख लेते हैं हम। एविडेंस अगेंस्ट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अगेंस्ट जो एविडेंस दिए गए हैं उसमें अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि न्यू ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति है पुराने ऑर्गेनिज्म से होती है, जो पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म है उनसे नई ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। इसको सपोर्ट करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे लेजारो स्पेलेंजेनी, लुइस पार्चर, फ्रांसिस्को रेडी। ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने अपने प्रयोग दिए थे। फ्रांसिस्को रेडी के प्रयोग में क्या है कि फ्रांसिस्को रेडी ने कुक्ड फ्लैश लिया था, पका हुआ उबाल कर, फिर फ्लैश लिया था जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था, उन्हें 3 जारों में रखा था। एक जार को अनकवर्ड रखा, दूसरे जार को इन्होंने कॉर्क से प्लग कर दिया कि हवा भी उसमें पास ना हो सके, और तीसरे जार को इन्होंने फाइन मसलिन से कवर्ड कर दिया जिससे कि उसमें स्मेल उस बाहर की तरफ आती रहे। ठीक है, तो 3 प्रकार के जार लिए, एक अनकवर्ड था, पूरा तरह से ढक्कन उसका खुला हुआ था, दूसरा जो कवर्ड था कॉर्क से बंद था उसका मुंह जिससे कि कोई उसके अंदर हवा या कुछ माइक्रो उसके अंदर ना जा सके, और तीसरा था फाइन मुस्लिन से या रेशम के कपड़े से ढका हुआ उसका मुंह था, जिससे बांध दिया था जिससे कि उसमें कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना जा सके, लेकिन उसमें से गंध बाहर की तरफ आ सके, स्मेल बाहर की तरफ आ सके। इससे इस प्रयोग से पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म से ही नई ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। किस प्रकार बताया कि इन्होंने देखा कि जो अनकवर्ड जार है जिसका मुंह खुला हुआ है उसमें मक्खियाँ आ रही हैं, और उसमें मक्खियाँ आ रही हैं और फ्लैश पे बैठ रही हैं और वहाँ पर अंडे देती हैं, और अंडे देकर नई मक्खियों की उत्पत्ति होती है। तो पहले से मौजूद मक्खियों से नई मक्खियों की उत्पत्ति हो रही है। तो ये आप हमें देखने को मिलता है पहले नंबर जार्स में, जिसमें जो उसका माउथ अनकवर्ड है, मतलब खुला हुआ है। दूसरा जो जार था कॉर्क से बंद था, मतलब पूरी तरह से बंद था, जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। ये दूसरा जो जार है ये कवर्ड है पूरी तरह से, इसमें स्मेल भी बाहर नहीं आ रही है, लेकिन क्या इसके अंदर मीट अंदर रखा हुआ है, कुक्ड मीट इसमें भी रखा हुआ है, और टाइटली शील्ड जार है जिसमें से ना तो हवा आसपास जा सकती है ना कुछ जा सकता है, जिस कारण क्या है माइक्रोब भी अंदर नहीं आ रहे हैं, पहले से उत्पन्न प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं, और इसीलिए इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बना है। तीसरा जो है जार, इसको मुस्लिन से या क्लॉथ से, रेशम के कीड़े से, फाइन मुस्लिन से बंद कर दिया गया है। इसके कारण क्या है कि इसमें जो मक्खियां हैं इसके कपड़े के ऊपर आ जा रही हैं और इसको और कपड़े के ऊपर ही अंडे दे रही हैं, लेकिन ये इस जार के अंदर किसी भी गाड़ी अंदर है। तो इससे हमें पता चलता है कि थर्ड और सेकंड को देखकर पता चलता है कि पहले से मौजूद जो मक्खियाँ, जो इंसेक्ट हैं, वही नए इंसेक्ट को जन्म दे रहे हैं, और जो जो जिस दूसरे और सेकंड थर्ड जार में मक्खियाँ अंदर नहीं जा पा रही हैं, इसलिए जार के अंदर किसी प्रकार के कोई नई ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं हो रही है। कहा जब आफ्टर द फ्यू डेज, कुछ समय बता रहा मैगॉट डेवलप्ड ओनली इन द अनकवर्ड जार एंड फ्लाई आल्सो विजिटेड अदर जार्स। ठीक है, दूसरे जार पर केवल बाहर की तरफ ही फ्लाई उड़ रही हैं, अंदर नहीं है। अगला है स्पेलेंजनी एक्सपेरिमेंट। इस उन्होंने क्या दिखाया, बॉइल्ड ब्रॉथ, इसमें क्या किया है, बॉइल्ड उबला हुआ ब्रॉथ लिया है और इसको 2 फ्लास्क में रखा है। एक फ्लास्क का मुंह खुला रख दिया है उसी प्रकार, और इन्होंने दूसरे फ्लास्क को कॉर्क से बंद कर दिया है, टाइटली बंद कर दिया है। जिसका माउथ ओपन है पहले फ्लास्क का, उसमें माइक्रोब्स की उत्पत्ति हो गई है ब्रॉथ में, जबकि जो टाइटली माउथ बंद है उसमें बॉइल्ड ब्रॉथ में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं हो पाई है। तो ये भी सिद्ध करता है कि पहले से उपस्थित माइक्रोब से ही नई माइक्रोब्स की उत्पत्ति होती है। अगर माउथ बंद है जार का तो उसके अंदर कोई माइक्रोब नहीं गया है, और ना जाने के अंदर माइक्रोब नहीं गया है, इसीलिए उसके अंदर नए माइक्रोब्स की उत्पत्ति नहीं हो पाई है। देखिए डायग्राम में भी दिया हुआ है कि हीटेड ब्रॉथ
ब्रॉथ को हीट कर दिया गया है और उसे फिर ठंडा कर दिया गया है, उसी फ्लास्क को ठंडा करने छोड़ दिया गया है और इसका माउथ बंद नहीं है और कुछ समय बाद जब वेट किया गया है कुछ दिन में, तो ब्रॉथ में माइक्रोब्स की उत्पत्ति हो गई है और ग्रीन कलर का दिखाया गया है। दूसरा जार में ब्रॉथ को हीट कर दिया गया है और ठंडा करके फ्लास्क को माउथ को बंद कर दिया गया है और कुछ वेट किया है, इसके बाद भी उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई माइक्रोब्स की उत्पत्ति नहीं हुई है। लेकिन अगर हमने माउथ को ओपन कर दिया है तो उसमें ग्रोथ माइक्रोब्स की हो गई है। माइक्रोब्स की ग्रोथ तब हुई है जब उसका हमने कॉर्क को खोल दिया है। जब तक कॉर्क बंद था तब तक इसमें किसी प्रकार की कोई माइक्रोब्स की उत्पत्ति नहीं हो पाई थी। अब तक के सारे एक्सपेरिमेंट डिस्कार्ड कर दी गए क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, कॉर्क लगाने के कारण ऑक्सीजन नहीं जा रही है, इसलिए माइक्रोब्स की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए लुईस पाश्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने इस प्रकार का एक फ्लास्क लिया, स्वाइन नेक्ड फ्लास्क लिया, जिसकी गर्दन स्वाइन के नेक के समान थी और इन्होंने ईस्ट, शुगर और वाटर इन तीनों के मिक्सचर को रखकर उबालने से क्या हुआ कि अंदर की सारी हवा बाहर की तरफ आ गई। नेक जो पतली गर्दन थी उस गर्दन में से होती हवा बाहर की तरफ आ गई, अंदर कोई भी माइक्रोब्स नहीं बचा, सब माइक्रोब्स अगर होंगे तो वो मर गए होंगे। और इसके बाद इन्होंने फ्लास्क को बंद कर दिया रुई से, जिससे कि उसके अंदर हवा एयर जाती रहे लेकिन माइक्रोब्स ना जाए उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं जाएं। अगर ऐसा करने के बाद जब उन्होंने कुछ दिनों तक रखा, उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके अंदर किसी भी शुगर सॉल्यूशन में, ईस्ट सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोब्स नहीं उत्पन्न हुआ है। जब उन्होंने इस माउथ में से रुई को हटा दिया तब देखा तो उसमें जो नली थी उसमें ही माइक्रोब चिपके हुए थे, लेकिन जो सॉल्यूशन था उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं था। इसके बाद उन्होंने ब्रॉथ के मुंह को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जब कुछ दिनों के लिए रखा तो उसमें हवा एयर जाती रही और साथ साथ माइक्रोब्स भी जाते रहे। इसीलिए जो ईस्ट का शुगर सॉल्यूशन था उसमें माइक्रोब्स की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया। फ्लास्क की गर्दन को तोड़ने से माइक्रोब्स भी अंदर चले गए और उसमें सॉल्यूशन में माइक्रोब्स की उत्पत्ति हो गई। तो इस बात को इन्होंने सिद्ध किया कि देखो कि इस प्रयोग में ऑक्सीजन भी अंदर जा रही है, हवा भी अंदर जा रही है, उसके बाद भी माइक्रोब्स की उत्पत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें गर्म किया गया है ईस्ट, बॉइलिंग शुगर सॉल्यूशन विद ईस्ट को गर्म किया गया है और गर्म करने के बाद इसमें दिखाया गया कि इसमें कॉर्क क्या लगाया गया, प्लग कर दिया गया कॉटन से, जिससे कि उसमें एयर जाती रहे। लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं मिला है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिला है, बैक्टीरिया एब्सेंट है इसके अंदर। जब इन्होंने इसकी नली को तोड़ दिया है और एयर अंदर जा रही है, एयर के साथ साथ माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं, बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं और सॉल्यूशन में बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो रही है। साइड में हमने लिखा है कि लुईस पाश्चर के बारे में कुछ दिया गया है, इम्पोर्टेंट बात है। लुईस पाश्चर में क्या किया है, लुईस पाश्चर ने कि इनका जन्म जो है 27 दिसंबर 1822 में हुआ है और इनका देहांत 27 दिसंबर 1822 में जन्म हुआ है, 28 सितंबर 1895 में इनकी मृत्यु हुई है। लुईस पाश्चर एक फ्रेंच रसायन शास्त्री और सूक्ष्म जीव शास्त्री थे जिन्होंने जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों तथा टीके के सिद्धांत की खोज करी थी। ये रसायन शास्त्र और सूक्ष्म जीव शास्त्र को इन्होंने के कार्य इसका क्षेत्र था इनका। इनकी शिक्षा और इनकी विशेष खोज जो है रेबीज वैक्सीन की है। रेबीज वैक्सीन बताइए, सम्मान में इनके लुईस पाश्चर के सम्मान में ही दूध को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसको ठंडा करने पर वह बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है। इसी को पास्चुराइजेशन कहते हैं। इनके सम्मान में ही इसको हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज का ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर में हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैप्टर यही रहेगा, टॉपिक नया रहेगा। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरा एक एप्लीकेशन है जिसको हम ग्लोबल NS बायोलॉजी नाम से एप्लीकेशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर जाकर मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें और उसमें जो फ्री टेस्ट है उन फ्री टेस्ट को आप दिया करें। फ्री टेस्ट हम हर संडे को देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चन को आप लगाया करें। इसके अलावा जो इसमें क्या कहते हैं इसे, यूट्यूब चैनल पर
यूट्यूब चैनल पर जो पोस्ट में, हाँ, क्रिएट पोस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, उनको भी आप लगाया करें। इसके अलावा ग्लोबल एनएस बायोलॉजी नाम का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी हम पोस्ट में आपको देते हैं, क्वेश्चंस आंसर, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देते हैं। तो उसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर होते हैं, उसमें से आप चूज़ किया करें, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन लगाया करें। और इसके अतिरिक्त आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज़ है, उस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। उसमें टेस्ट आपको मिल जाएंगे, उस टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है।